तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन मतलब किसी सिस्टम को बनाने, उसे डिजाइन करने के लिए जो जो एलिमेंट्स लगते हैं, आर्किटेक्ट लगते हैं, उसको ही हम उसके डिजाइनिंग को सिस्टम डिजाइन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने चीजें पढ़ी थी उन्हें एक बार रिकैप करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि सिंगल सर्वर क्या होता है और उसका सेटअप कैसे होता है। तो इसमें हमारे पास एक वेब सर्वर होता है, यूजर टायर होता है और एक डाटाबेस होता है, ठीक है। तो डाटाबेस बेसिकली होता क्या है, हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम उसे डाटाबेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इशू ये आया था कि सिंगल सर्वर है, अगर वो डाउन चला जाता है तो हमारी जो वेबसाइट और ऐप है वो डाउन जा सकता है, इसलिए हमने उसके बाद वर्टिकल स्केलिंग देखी थी। वर्टिकल स्केलिंग में बेसिकली हम रैम, सीपीयू ये सब चीज इंक्रीज कर रहे होते हैं और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम सर्वर्स ऐड कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। उसके यस। बाद हमारे पास एक टर्म आई थी लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करता है, अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं तो किस सर्वर को हमें किस टाइम पे रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो वो लोड ट्रैफिक के हिसाब से लोड बैलेंसर जो हमारी क्वेरीज आ रही होती हैं सर्वर को भेजने वाली, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास इशू आया था कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं लेकिन डाटाबेस एक ही है, अगर डाटाबेस डाउन जाता है तो उस सिनेरियो में हमारा सिस्टम डाउन जा रहा था। तो इसलिए हमने क्या करा था, डाटाबेस के रेप्लिकास बना लिए थे। उस रेप्लिकास में होता क्या है, मल्टीपल स्लेव्स होते हैं, एक मास्टर डीबी होता है। स्लेव से हम रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अपडेट, डिलीट और एडिट करना होता है तो उस सिनेरियो में हमें हेलो। हाँ, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, मास्टर को अपडेट करना पड़ता है और डाटा को सिंक करना पड़ता है। उसके बाद हमारी टर्म आई थी कैसे, कि ये कैसे क्या होता है। कैसे में हम क्या करते हैं कि हमने, हमारे पास डाटा था और हमने उस डाटा को ले रहे हैं, हमारी अवेलेबिलिटी है, लेकिन परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हमने एक कैसे मिडलवेयर बीच में जोड़ा था डाटा रेप्लिकास से। वो डायनामिक डाटा पे काम करता है। उसके हमने कुछ लिमिटेशंस देखे थे और कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स देखे थे जिन्हें जिन्हें हमें रखना होता है जब हम कैसे को चीजें कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास आता है सीडीएन। तो सीडीएन बेसिकली कुछ भी स्टैटिक डाटा को कैश कराने के लिए हम सीडीएन सर्विस का यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने पिछली वीडियो में कवर करे थे। इस वीडियो के लिए कुछ हमारे पास नए एडवांस टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक को कवर करने के बाद हम कोई एक अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम कोई वीडियो या फिर कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने जो वेब टायर देखा था कि ये वेब टायर होता क्या है। वेब टायर में हमारे पास सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स के अंदर, सर्वर्स बेसिकली कुछ अंदर टास्क कर रहे होते हैं जो भी यूजर चाहता है। यूजर मींस चाहे लैपटॉप, वेबसाइट, मोबाइल, वो सारों को हम यूजर टायर के अंदर गिन रहे थे। तो हमारे पास दो टायर्स होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। तो जंप करते हैं अपने फ्लो डायग्राम पे कि ये स्टेटफुल होता क्या है, स्टेटलेस क्या होता है। सबसे पहले स्टेटफुल, ये स्टेटफुल नाम में ही स्टेट है। इसका मतलब है कि ऐसा सर्वर का आर्किटेक्ट जो क्लाइंट के डाटा को रिमेंबर कर रहा हो, मतलब स्टेट के अंदर अपना आप कुछ चीज सेव करा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये यूजर टायर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स। यूजर्स का मतलब ऐप और वेबसाइट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था। और ये हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। तो स्टेटफुल आर्किटेक्ट वर्क कैसे करता है, तो मान लो कि यूजर ए को कोई भी डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, सर्वर वन पे अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा। अब सर्वर वन क्या करेगा, उस स्टेट को रिमेंबर कर लेगा कि मेरे पास यूजर ए की इंफॉर्मेशन है और मेरे पास यूजर ए का पूरा डाटा है। इसी तरीके से यूजर बी क्या कर रहा होगा, सर्वर टू पे अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, यूजर थ्री सर्वर थ्री पे अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा होगा। लेकिन इसमें, इस आर्किटेक्ट में एक दिक्कत होती है कि अगर यूजर ए गलती से सर्वर टू पे रिक्वेस्ट करेगा तो यूजर फेल हो जाएगा, मतलब क्योंकि सर्वर वन ने यूजर वन का डाटा रिमेंबर करा हुआ है, तो उसे हमेशा अपना डाटा सर्वर वन पर ही मिलेगा। अगर किसी बाई एनी चांस अगर सर्वर वन डाउन चला जाता है और यूजर ए की रिक्वेस्ट सर्वर टू पे जाती है तो वो फेल हो जाता है, वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी कोई डिटेल नहीं है। तो इस सिनेरियो में ये वाला आर्किटेक्ट जो होता है ना, वो हम नहीं यूज करते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी पर्पस के लिए आर्किटेक्ट रखा गया था। इसका ज्यादा यूज इसलिए नहीं है, इसके डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि वो यूजर वन का डाटा सेव कर रहा है।
अगर ये डाउन जाता है तो यूजर वन का पूरा जो सिस्टम है वो डाउन चला जाएगा। प्लस इसे हम ऑटो स्केल नहीं कर सकते। ऑटो स्केल का मतलब है कि इसमें हम एडिंग और रिमूविंग जो होते हैं ना सर्वर, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं और हम इसको फेस नहीं कर सकते। अगर कोई भी सर्वर फेलियर हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा चैलेंज, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं उन्हें हैंडल करने में, क्योंकि यूजर ए का डाटा सर्वर वन पे है, यूजर बी का सर्वर टू पे है और यूजर थ्री का सर्वर थ्री पे है। अगर यूजर बी सर्वर वन पे हिट कराएगा अपना डाटा तो भी वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसका कोई भी डाटा नहीं है। तो ये वाला आर्किटेक्चर हम कहीं पे यूज नहीं करते। ये सिर्फ एक आया था कि आर्किटेक्ट दो तरीके के होते हैं वेब टायर के, स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटफुल का मतलब कि वो रिमेंबर कर रहा है स्टेट, लेकिन रिमेंबर करने में भी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं कि सिर्फ एक डेडिकेटेड सर्वर पर ही यूजर की डिटेल होती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था इस स्टेटफुल का, और ये कहीं पे ज्यादातर यूज भी नहीं होता। इसके बाद दूसरा आर्किटेक्ट आया था स्टेटलेस। तो स्टेटलेस का क्या मतलब है? स्टेटलेस का मतलब है कि हम कभी भी स्टेट को रिमेंबर नहीं करते, डाटा को रिमेंबर नहीं करते कि ये इस पर्टिकुलर यूजर का डाटा है या कैसे है। इसमें हम क्या करते हैं, रन टाइम पे ऑटो स्केल कर देते हैं। मतलब होता क्या है, सबसे पहले फ्लो देखते हैं। तो सबसे पहले यूजर क्या करता है, डीएनएस पे अपनी रिक्वेस्ट भेजता है जैसे पहले भेजता था। उस डीएनएस से वो आईपी एड्रेस लेता है। आईपी एड्रेस को लेके वो लोड बैलेंसर के पास जाता है। लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि उसे सर्वर वन पे भेजना है, सर्वर टू पे भेजना है या सर्वर थ्री पे भेजना है। सर्वर सबसे पहले डाटा अगर उसे चाहिए तो वो कैशे में देखता है। अगर कैशे हिट हुआ तो वो डाटा मिल जाएगा और वो हम क्लाइंट को रिटर्न कर रहे होंगे। अगर सर्वे मिस हुआ तो कैसे मिस हुआ तो कैसे जाएगा डाटाबेस के पास, डाटाबेस से रीड करना है तो स्लेव के पास, राइट करना है तो मास्टर डाटाबेस के पास। डाटा लेगा, कैसे में रखेगा, अपडेट करेगा, सर्वर को रिटर्न करेगा और वहां से यूजर के पास डाटा चला जाएगा। सेम अगर हमें स्टैटिक डाटा चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट सीडीएन से ले रहे हैं। तो ये स्टेटलेस आर्किटेक्ट है हमारा, जिसमें हम कुछ भी चीज लिसन नहीं कर रहे हैं। रन टाइम पे सारी चीजें हो रही है कि लोड बैलेंसर डिसाइड कर रहा है कि कौन सा सर्वर एक्टिव है, उस सर्वर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ऑटो स्केल, अगर हमें सर्वर को रिमूव करना है या सर्वर नया सर्वर ऐड करना है तो उस सिनेरियो में हमें ये नहीं देखना होता कि ये सर्वर किसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड यूजर्स के लिए है या किसी के लिए है। हम सिर्फ सर्वर ऐड कर देते हैं, डाटा को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, दैट्स इट। तो इससे हमारे कोई वो जो सारे चैलेंजेस थे जो स्टेटफुल में थे कि अगर एक यूजर दूसरे सर्वर पे जाएगा तो वो फेल्ड हो जाएगा, तो इसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें तुम कोई भी यूजर किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए जो भी आर्किटेक्चर वेब टायर के लिए हम यूज करते हैं किसी भी कंपनी में, मोस्टली वो स्टेट लेस आर्किटेक्ट को यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं कि ये डाटा सेंटर क्या होता है। तो डाटा का मतलब जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा कि हम अपना कुछ डाटा रख रहे हैं। सेंटर्स का मतलब बेसिकली होता है कि मल्टीपल लोकेशंस पे रख रहे होते हैं। तो ये डाटा सेंटर की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी नीड क्यों होती है। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी है, सर्वर्स की भी है, डाटा की भी है और सब चीज है। लेकिन मान लो कि अब यूजर एक्सपीरियंस को हमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। हमें मान लो कि हमारा जो कुछ जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो हमारी ऐप या वेबसाइट या सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आधी पॉपुलेशन हमारी यूएस ईस्ट में है और कुछ यूएस नॉर्थ में है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कुछ इंडिया में हो, कुछ पॉपुलेशन लंदन में हो, एग्जाम्पल। ठीक है। तो डाटा सेंटर होता क्या है? डाटा सेंटर कुछ नहीं होता एक तरीके से। डाटा सेंटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वेब सर्वर, डाटाबेसिस और कैशेस का। तो इन तीनों के मिक्सचर और कॉम्बिनेशन को तुम डाटा सेंटर्स कहते हो। तो ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इसके फ्लो डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, अभी तक हम यूजर क्या कर रहे थे, डीएनएस पे रिक्वेस्ट करके एक आईपी एड्रेस ले रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कि जो डीएनएस होता है ना, इसमें एक टर्म आती है हमारे पास, जियो डीएनएस। ये जियो डीएनएस होता क्या है? जियो डीएनएस एक डीएनएस ऐसी सर्विस होती है जो कि जहां से तुम यूजर की लोकेशन के बेस पे आईपी एड्रेस रिटर्न कर रहा होगा। तो डीएनएस के अंदर ही एक सर्विस होती है जियो डीएनएस, यूजर की लोकेशन के बेस पे वो आईपी एड्रेस रिटर्न कर रहा होता है। अभी तक हमने ये देखा था कि यूजर डीएनएस के पास जाएगा,
वेरीफाई करेगा डोमेन, वो उसे एक आईपी एड्रेस दे रहा होगा। अब यहाँ पर रोल आता है जियो डीएनएस का। जियो डीएनएस करता क्या है, यूजर की लोकेशन के बेस पे उसे आईपी एड्रेस देता है, और वो आईपी एड्रेस लोड बैलेंसर के पास जाता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, जो आईपी एड्रेस आया है वो देखता है कि जो हमारे डाटा सेंटर्स की लोकेशन है सबसे नियरेस्ट कौन सी है, DC1 यूएस ईस्ट है कि DC2 यूएस नॉर्थ है। बेस्ड ऑन द जियो लोकेशन, बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस, लोड बैलेंसर ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर रहा होता है कि इस डाटा सेंटर पे हमारी कॉल जाएगी कि इस डाटा सेंटर पे हमारी कॉल जाएगी। और अगर हमें स्टैटिक डाटा चाहिए होता है तो डायरेक्ट हम सीडीएन का यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास बात आती है कि डाटा सेंटर्स हम एक रखें मल्टीपल रखें, वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो मान लो कि हमारा एक वेबसाइट है या ऐप है, हमें क्या करना है, इंडिया के लिए एनेबल करना है, तो हम क्या रखेंगे, एक डाटा सेंटर इंडिया में रख लेंगे। फिर हमारा यूजर जो ऐप है वो हमारा यूएस में चल गया, तो हमने एक डाटा सेंटर वहां भी रख दिया कि अगर यूएस के बंदे लॉग इन कर रहे हैं तो यूएस के डाटा सेंटर पे जाए कॉल, और अगर इंडिया के कॉल कर रहे हैं तो इंडिया पे जाए। अब ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास कुछ कॉर्नर केसेस भी आते हैं। कॉर्नर केसेस इन द सेंस, मान लो कि हमारा जो पॉपुलेशन था वो यूएस ईस्ट ने कॉल कराई थी, लेकिन ये सर्वर हमारा डाउन है। तो उस सिनेरियो में करता क्या है लोड बैलेंसर, जो 100% ट्रैफिक होगा वो दूसरे सर्वर पे रिडायरेक्ट करा देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम फुली डाउन नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है कि लोड टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, लेकिन हमारा सिस्टम अप रहेगा। सेम अगर हमारा यूएस नॉर्थ डाउन चला गया तो हमारा जो लोड बैलेंसर है वो यूएस ईस्ट पे डाटा भेजने लगेगा। तो लोड बैलेंसर डाटा सेंटर्स के साथ किस तरीके से काम करता है कि एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ट्रैफिक यहाँ पे भेज रहा होगा, और 100 माइनस एक्स परसेंटेज ट्रैफिक यहाँ पे भेज रहा होगा। तो डाटा सेंटर से होता ये है कि अगर तुम्हारी यूजर टायर जो है वो डिफरेंट जियो लोकेशन पे बेस है, तो जो हमारा लोड बैलेंसर है आईपी के बेस पे, जो जियो डीएनएस ने जो हमें आईपी दिया है उसके बेस पे हमारा ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो रहा होगा। ठीक है। अब इस डाटा सेंटर्स के साथ भी कुछ कुछ चैलेंजेस हमारे फेस में आते हैं कि सबसे पहला जो चैलेंज होता है कि ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। तो ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एक जियो डीएनएस सर्विस होती है, वो आईपी रिटर्न करती है। उस आईपी के बेस पे हमारा जो रिडायरेक्शन होता है ट्रैफिक का वो होता है। तो सबसे पहली चीज कि ट्रैफिक रिडायरेक्शन कैसे होगा, उसके लिए हम जियो डीएनएस सर्विस यूज कर सकते हैं। लोड बैलेंसर आईपी के बेस पे या तो DC1 में भेजेगा या DC2 में भेजेगा। ठीक है। अगर कोई डाटा सेंटर आईपी के बेस पे हम भेज रहे हैं लेकिन वो डाउन है, तो उस सिनेरियो में लोड बैलेंसर जो सारा ट्रैफिक होगा वो दूसरे वेब सर्वर्स पे भेज रहा होगा, कंप्लीटली नहीं डाउन जाएगा हमारा सिस्टम। दूसरा, अगर हम मल्टीपल डाटा सेंटर रख रहे हैं तो उनके पास डाटाबेस भी है, कैसे भी है। तो दूसरा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हमें सारे के सारे डाटा सेंटर्स पे जो अपना डाटा होता है वो सिंक्रोनाइज करना होता है। मान लो कि यूजर वन पहले रिक्वेस्ट करी, उसने कुछ डाटा अपडेट कर दिया वेब सर्वर इस वाले डाटाबेस में, तो अगर दूसरा यूजर दूसरी लोकेशन से हिट कर रहा है तो उसे भी अपडेटेड डाटा दिखना चाहिए, भले ही वो यूजर वन का हो या यूजर टू का हो। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल टीम्स हो, एक टीम ने कुछ चीज अपडेट कर दी तो दूसरी टीम को वो दिखना चाहिए। तो जो दूसरा चैलेंज हमारे सामने आता है वो होता है डाटा सिंक्रोनाइज का। तो डाटा सिंक्रोनाइज रखने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट, मतलब हमारे पास कुछ डिप्लॉयमेंट होने चाहिए, ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट होने चाहिए कि अगर कुछ चीज हमारा डाटा यहाँ पे अपडेट हो रहा है तो वो यहाँ पे भी हो जाए। तो हमारे पास ये दो चैलेंजेस आते हैं मेनली जब भी हम किसी डाटा सेंटर को बना रहे होते हैं। इन दोनों, अगर हम इन दोनों कंसिडरेशन और चैलेंजेस को ओवरकम कर लें तो हमारा जो परफॉर्मेंस टाइम है बेस्ड ऑन जियो लोकेशन यूजर्स वो अच्छे से काम करता है। तो पहली चीज कि ट्रैफिक कैसे रिडायरेक्ट होगा। ट्रैफिक रिडायरेक्ट होने के बाद दूसरा चैलेंज हमारे पास आता है कि डाटा को हमें सिंक्रोनाइज भी करना पड़ता है। और जब हम प्रॉपर डाटा सेंटर्स एस्टेब्लिश कर देते हैं इन दोनों चैलेंजेस के साथ, तो होता ही है कि हमारा जो सर्वर है वो अच्छे से काम करने लगता है कि मतलब अवेलेबल भी होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा होगा, और प्लस कि उसकी इंप्रूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया वाले यूएस से लोड करा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो फिर अच्छे से और अच्छे से काम करेगा। तो ये था बेसिकली डाटा सेंटर्स, जो कि कॉम्बिनेशन होता है वेब सर्वर, डाटाबेस और कैसेस का। इसके बाद हमारे पास एक नई टर्म आती है मैसेज क्यू। तो ये मैसेज क्यू होता क्या चीज है,
सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं क्यू पे। तो क्यू अगर डाटा स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने पढ़ा हो तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्यू के अंदर पहली जो चीज आएगी वो ही पहले बाहर जाएगी। ठीक है, स्टैक इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जो सबसे बाद वाली चीज आती है वो सबसे पहले जाती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन क्यू ये होता है कि जो सबसे पहली हमारे पास चीज आ रही है वही सबसे पहले हम करेंगे। मैसेज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ टास्क आ रहा होगा या कुछ मैसेज आ रहा होगा कि तुम्हें ये काम करना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मैसेज क्यू ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेजेस, जिसमें होता क्या है कि जो मैसेज पहले आएगा वो मैसेज पहले जाएगा, और जो मैसेज बाद में आएगा उसे हम उस टास्क को हम सबसे बाद में कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर क्या है, सोर्स क्या है और कंज्यूमर क्या है, इस चीज में आते हैं। तो फ्लो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि कुछ भी डाटा हमें सोर्स से मिलेगा। ठीक है, मान लो कि सबसे पहले हमें मिला था ये वाला डाटा M3 कि तुम्हें M3 करना है। और तो मैसेज क्यू क्या करेगा कि अपने अंदर डाटा स्टोर करके रखेगा और कंज्यूमर को दे रहा होगा इस सीक्वेंस में कि जो पहले आया उसे कंज्यूमर को पहले दो, जो डाटा बाद में आया उसे बाद में दो। अब ये प्रोड्यूसर क्या चीज है और कंज्यूमर क्या चीज है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, होता क्या है कि तुम्हारे पास सर्वर पे कुछ एसिंक्रोनस टास्क होते हैं जो कि एकदम से एपीआई हिट करने के साथ साथ वो कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज थी जो यूजर ने अपलोड करी सर्वर पर। अब उस इमेज को हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब क्रॉप भी कर सकते हैं, शार्पनिंग कर सकते हैं, ब्लरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास मोड्स होते हैं। तो यूजर ने जब वो फोटो अपलोड करी, ठीक है, वो जाएगी सर्वर के पास। तो ये मान लो कि जो सोर्स होगा वो हमारा सर्वर होगा इस टाइम पे। तो सर्वर के पास वो इमेज आई, सर्वर ने क्या करा, उसे रख दिया क्यू में। ठीक है, अब जो हमारे पास जो बाकी के कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स कौन होंगे यहाँ पे, वो होंगे जो फोटो को प्रोसेस करने के काम कर रहे होंगे, मतलब हमारे पास कुछ वर्कर्स होंगे जो फोटो की प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सर्वर के पास फोटो आया कि हमें इसे प्रोसेस करना है, क्रॉप करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसने उसे रख दिया मैसेज क्यू के अंदर। अब जब कंज्यूमर जो वर्कर्स होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, उस फोटो को उठाएंगे जो पहले फोटो आया, उसका प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होंगे और उसके बाद सर्वर को अपडेट कर रहे होंगे। तो इससे मैसेज क्यू के फायदा क्या हुआ, मैसेज क्यू का ये फायदा हुआ कि मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारे वर्कर यहाँ पे डाउन थे, अप नहीं थे। सर्वर के पास इमेज आई तो सर्वर ने क्या करा, यहाँ पे टास्क ऐड कर दिया मैसेज क्यू में कि इस फोटो को तुम्हें क्रॉप करना है। उसे मतलब नहीं है कि तुम्हारा कंज्यूमर ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। तो प्रोड्यूसर ने अपना काम खत्म करा, मैसेज क्यू में रखा, दैट्स इट, और फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट भेज दी कि तुम्हारी फोटो अपलोड हो चुकी है, प्रोसेसिंग चल रही है। वही कंज्यूमर जब अप हुआ तो उसे मतलब नहीं है कि हमारा सर्वर अप है कि नहीं है, उसने क्या देखा, सिर्फ मेरे को मैसेज क्यू देखना है कि मेरे लिए कुछ कार्य आया है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ टास्क आया है तो टास्क को लेगा, कंप्लीट करेगा और अपडेट कर देगा डाटाबेस को, दैट्स इट। तो मैसेज क्यू का फायदा ये होता है कि एक तरीके से मिडल वेयर की तरह काम करता है कि तुम अपने सर्वर को इंडिपेंडेंटली इंक्रीज कर लो, अपने वर्कर्स को इंडिपेंडेंटली इंक्रीज कर दो। इन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। ये ऑफलाइन होगा तब भी इसका काम चल रहा होगा और ये ऑफलाइन होगा तब भी इसका काम चल रहा होगा। तो इस सिनेरियो में हम अपने सर्वर्स को भी इंडिपेंडेंटली इंक्रीज कर सकते हैं और वर्कर्स को भी इंडिपेंडेंटली अपग्रेड और डिग्रेड कर सकते हैं। अब इन्हें अपग्रेड और कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास जो फोटो आई वो एक आई, एक पड़ी है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, हम क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ वर्कर्स यूज कर रहे होंगे उस टास्क को करने के लिए। वहीं पे हमारे फोटो बहुत ज्यादा बार अपलोड हो रहे होंगे, या जो नंबर ऑफ फोटोज होंगे वो ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ टास्क ज्यादा होंगे। तो उस सिनेरियो में हम अपने वर्कर्स ऑटो स्केल कर रहे होंगे। तो इसको ऑटो स्केल करना हो या इसको ऑटो स्केल करना हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता। जो मिडलवेयर है वो सारे टास्क देख रहा होगा और उसके बिहाफ पे हम नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होंगे और अपने टास्क के हिसाब से सर्वर्स नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होंगे। तो इस सिनेरियो में मैसेज क्यू एक मिडलवेयर की तरह काम करता है कि जो पहले टास्क आएगा वो कंज्यूमर को देगा, कंज्यूमर से काम खत्म होने के बाद डाटाबेस अपडेट हो रहा होगा। तो ये था मैसेज क्यू, छोटा ही टॉपिक था, पर ये चीजें जब हम कुछ सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे, बड़े वाली चीज सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे लाइक यूट्यूब और ड्राइव, तो उस केस में मैसेज क्यू का एक मेन रोल आ जाता है।
उसके बाद हमारे पास टर्म आती है लॉगिन और मॉनिटरिंग, मैट्रिसेस और ऑटोमेशन। ये तीन टर्म्स होती क्या है? अब हमने ये सारी चीजें देख ली हैं कि हमारे पास एक सर्वर भी है, डाटा सेंटर्स भी हैं। अब अब ये तो हम कर नहीं सकते कि मल्टीपल डाटा सेंटर हैं तो हम जा जाके मॉनिटर करें कि कौन सा सर्वर कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा, क्या इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम ये तीन टर्म को पढ़ लेते हैं कि ये तीन टर्म होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि इनका कहाँ पे हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉगिन की बात करें तो लॉगिन होता क्या है? हम मॉनिटर करते हैं जितने भी एरर्स लोग होते हैं। मतलब अब मान लो कि कोई एरर्स आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है किसी यूजर को, तो हम डायरेक्ट यूजर से तो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते ना कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। बेस्ट ये रहेगा कि हम अपने जो एरर्स लोग हैं उन्हें खुद मॉनिटर करें और देखें कि कौन कौन से यूजर किस चीज का इशू फेस कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी विल बेसिकली फिक्स दैट कोड। सो हम ये नहीं कर सकते कभी भी कि यूजर के पास जाएंगे या यूजर हमारे पास आएगा कि मैं अब इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, इसमें ये एरर आ रही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं सेंट्री का। तो सेंट्री ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो सेंट्री में होता क्या है, हम अपने कोड के अंदर सेंट्री इनबिल्ड कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं कि जब भी कोई इशू आएगा किसी यूजर को, सेंट्री एक थर्ड पार्टी होगी जो हमें वहां के उसके सारे इश्यूज हमें एक डैशबोर्ड पे दिखा रही होगी। तो इसका ये फायदा होता है कि हम अपने सिस्टम को रोबस्ट बना सकते हैं और जो भी एरर आ रही है उसे यूजर के रिपोर्ट करने से पहले या फिर डाउन टाइम जाने से पहले हम उस चीज को फिक्स कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी की वो टास्क कितना इंपॉर्टेंट है। तो लॉगिन मतलब हम एरर्स को लॉग करा रहे होंगे, एरर्स देख रहे होंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा मैट्रिसेस क्या होता है? तो मैट्रिसेस बेसिकली ये होता है कि मान लो कि तुम्हारा जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो गया, तुम्हारा जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा हो गया। तो उस सिनेरियो में तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हारे पास मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं, राइट? तो उस सिनेरियो में तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम्हारा सीपीयू, मेमोरी, डिस्क कितना यूटिलाइज हो रहा है किस सर्वर पे। कि अगर हमारा मेमोरी ज्यादा लग रहा है किसी डाटा सेंटर पे तो वो क्यों लग रहा है, क्या ऐसी कारण है कि हमारी ज्यादा मेमोरी यूज हो रही है, सीपीयू ज्यादा लग रहा है। और जो हमारा डाटाबेस का परफॉर्मेंस है, डाटाबेस फेल हो रहा है, किन किन कितने टाइम के लिए हमारा डाटाबेस डाउन गया है, कितने टाइम के लिए हमारा जो सर्वर है वो अप हुआ है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। प्लस अगर तुम्हें ये देखना होता है कि हमारे सिस्टम पे डेली नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, कितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्लस कि कितने लास्ट 6 मंथ में हमारा सिस्टम ने क्या क्या चीजें करी हैं, कितने एक्टिव यूजर्स आए हैं, उन सब चीजों को देखने के लिए और अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये बिना मैट्रिक्स कुछ बिना डाटा कलेक्ट करे तुम कुछ एक नहीं दे सकते रफ एस्टिमेट कि हमारे डाटा में इतने नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स हैं। तो अगर कोई अब बताए कि यूट्यूब पे 500 मिलियन यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, तो वो मैट्रिसेस देख रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ डेली यूजर्स हैं हमारे पास, कितने लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं, कितने लोग दिन में कितना देख रहे हैं। तो सारी चीजें मैट्रिसेस के अंदर आती हैं। जस्ट लाइक अब एनालिटिक्स। हाँ, जस्ट लाइक एनालिटिक्स। थर्ड आता है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या होता है? तो अब तुम्हारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, मल्टीपल डाटाबेसेस हैं, मल्टीपल कैशेज और ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा तो कोई इंजीनियर नहीं करेगा ना कि अगर कुछ कोड डिप्लॉय कर रहा है तो वो एक डाटा सेंटर पे कर दे, दूसरे डाटा सेंटर पे ना करे, या एक डाटाबेस को अपडेट कर दे, दूसरे डाटाबेस को अपग्रेड ना करे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑटोमेशन करते हैं कि जब भी हम कोड डिप्लॉय कर रहे हो, हमारा जो लेटेस्ट कोड हो वो डाटा सेंटर 1 पे भी डिप्लॉयड हो, डाटा सेंटर D2 पे भी डिप्लॉयड हो, डाटाबेस हमारा 1 भी अपडेट हो, डाटाबेस 2 भी अपडेट हो। तो इस तरीके से सारी चीजें हम कुछ ऑटोमेशन करते हैं। और साथ में ये देखते हैं कि अगर हमारी कोई पाइपलाइन ब्रेक हो रही है, कि हम अगर कुछ चीज हिट करा रहे हैं तो वो सारी चीजों पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम ऑटोमेशन का कोड यूज करते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे लॉगिन और मैट्रिसेस है हम उन्हें कहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर हमारा जो सिस्टम है वो छोटा है, छोटा इन द सेंस कि मल्टीपल जियो लोकेशंस पे नहीं चल रहा है, हमारे पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं सिर्फ, तो हम क्या कर सकते हैं, वेब सर्वर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो लोग कराना है वो अपने वेब सर्वर्स के एरर और बाकी चीजें करानी है। हमें जो मैट्रिसेस चाहिए वो बस पर्टिकुलर एक ही वेब सर्वर्स या एक ही सर्वर, दो सर्वर, इनकी चाहिए सेम ऑटोमेशन। और हम अपना जो लॉगिन मैट्रिसेस ऑटोमेशन है ये हम अपने डाटा सेंटर्स पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लो कि कोई बहुत बड़ा सिस्टम है जिसे डाटा सेंटर 1 मतलब इंडिया की अलग चीजें चाहिए, यूएस की अलग चीजें चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं तुम्हारे सिस्टम पे कि तुम्हारा सिस्टम कितना बड़ा है, और बेस्ड ऑन दैट हम ये सारी चीजें उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। बड़े अगर तुम्हारा सिस्टम बहुत बड़ा है और तुम उसे अच्छे से हैंडल करना चाहते हो, एरर देखना चाहते हो, मैट्रिसेस देखना चाहते हो, अपना बिजनेस इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सिस्टम डिजाइन में। इनके बिना तुम ये नहीं पता लगा सकते कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स तुम्हारे ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इन तीनों टर्म्स के अंदर, जो कि नॉर्मली सब जो स्मॉल जो होती है सिस्टम्स उनमें भी हम ट्राई करते हैं, और जो बड़े होते हैं वो तो रखते ही रखते हैं, ताकि एटलीस्ट तुम्हारे पास ये रहे कि तुम कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कितने एक्टिव यूजर्स हैं। तो बहुत सारी चीजें इस चीज पर डिपेंड करती हैं। तो ये भी अपना आप में एक मेन रोल प्ले करता है जब हम किसी सिस्टम डिजाइन की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सारी चीजों को ऐड करके जो हमारा फाइनल डायग्राम क्या बनता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम फिर बाकी के दो टॉपिक्स पाते हैं जो कि थोड़े कैलकुलेशन बेस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस फ्लो डायग्राम को। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमारे पास एक यूजर टायर होता है। यूजर टायर डीएनएस के पास जाता है। जियो डीएनएस हमें सर्विस जो होती है वो आईपी एड्रेस देती है। यहाँ से लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस, यूजर आईपी एड्रेस लेके लोड बैलेंसर के पास जाता है। अगर हमें स्टैटिक डाटा चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट सीडीएन से ले लेते हैं। लोड बैलेंसर आईपी के बेस पे DC1 और DC2 के पास ट्रैफिक रिडायरेक्ट करता है। अगर एक डाटा सेंटर हमारा डाउन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे डाटा सेंटर्स के पास भेज देता है। ठीक है, डाटा सेंटर्स के अंदर भी मल्टीपल चीजें होती हैं। अब जो भी रिक्वेस्ट आती है वो वेब सर्वर के पास आती है। अगर वो डायरेक्ट सिंक्रोनस कॉल है तो वो डाटाबेस सबसे पहले कैशे में देखेगा। अगर कैशे मिस हुआ तो डाटाबेस में देखेगा, और डाटाबेस वापस वेब सर्वर को डाटा भेज रहा होगा। अगर वो एसिंक्रोनस कॉल है तो वेब सर्वर जाएगा मैसेज क्यू के पास, मैसेज क्यू में वो टास्क रखेगा, और बेस्ड ऑन टास्क जो वर्कर्स होंगे वो मैसेज क्यू को रीड राइट कर रहे होंगे। टास्क कंप्लीट करने के बाद डाटाबेस और कैशे को अपडेट कर रहे होंगे। और इसी के साथ हमारे पास ये टूल्स होते हैं जो कि हमारे डाटा सेंटर्स या वेब सर्वर्स में अटैच होते हैं, जिसके बिहाफ पे हम पूरी एनालिटिक्स देख रहे होते हैं। तो फ्लो ये रहता है कि डीएनएस जियो डीएनएस मिलने के बाद लोड बैलेंसर डाटाबेस के पास जा रहा होता है। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कॉल के बेस पे मैसेज क्यू यूज हो रही होती है। मैसेज क्यू मतलब कि जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट बाहर जाएगा पहले, फीफो। वर्कर्स ऑटो स्केल हम कर सकते हैं कि जब ज्यादा टास्क होता है तो वर्कर्स इंप्रूव हो जाते हैं, जब टास्क नहीं होता तो वर्कर को हम ऑटो स्केल से डिग्रेड कर सकते हैं। सेम कि अगर तुम्हें डाटा चाहिए तो या तो तुम्हें कैसे मिलेगा या डीबी में मिलेगा, बेस्ड ऑन दैट हम यूजर को डाटा रिटर्न कर रहे होते हैं। तो ये थी ओवरऑल समरी जो हमने कुछ पहले वाली वीडियो प्लस दूसरी वाली वीडियो में हम कवर कर रहे थे। तो ये हमारा होल एक स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर तुम किसी एक सिस्टम को बना रहे हो तो तुम्हारे पास यूजर टायर होगा, डीएनएस होगा, सीडीएन होगा, लोड बैलेंसर होगा, डाटा सेंटर्स होंगे। ये मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, और ये टूल्स होते हैं। तो डाटा सेंटर्स मल्टीपल हो सकते हैं, उनके अंदर वेब सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर भी मल्टीपल होते हैं। फिर हमारे पास डाटाबेस होते हैं, डाटाबेस के अंदर भी डाटा रेप्लिकास होते हैं जिसमें हमारे पास स्लेव और मास्टर होते हैं, और कैसेज भी होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज क्यू होता है जो एसिंक्रोनस टास्क के लिए काम कर रहे होते हैं। मैसेज क्यू हम इसलिए रख रहे होते हैं कि वेब सर्वर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा वर्कर्स को, और ना ही वर्कर्स का ऑफलाइन की मदद से वेब सर्वर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही कुछ टास्क कंप्लीट होगा वर्कर्स अपडेट कर देंगे और वो सारी चीजें यूजर को दिख रही होंगी। तो ये था हमारा ओवरऑल जो डिस्कशन था, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट करे थे कि सिंगल सर्वर, डाटाबेस, वर्टिकल स्केलिंग, लोड बैलेंसर, डाटाबेस रेप्लिकेशन, फिर कैसे सीडीएन, और फिर वेब टायर के हमने आर्किटेक्ट देखे, डाटा सेंटर देखे, मैसेज क्यू देखा। उसके बाद हमने ये कुछ टर्म्स देखी कि टूल्स, लॉगिन, मॉनिटरिंग, मैट्रिसेस, ऑटोमेशन। इन सबको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये फाइनल डायग्राम ये बन के आया, जो हमें बताता है कि अगर तुम्हें कुछ भी एक बेसिक सिस्टम डिजाइन करना है तो उसका जो आर्किटेक्ट होगा वो इस तरीके से कुछ होगा। यहाँ पे हमने एक एक बॉक्स रखे हैं, इनकी जगह वो मल्टीपल्स भी हो सकते हैं कि डाटा सेंटर मल्टीपल हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो टॉपिक आते हैं जो आई थिंक इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी भी सिस्टम डिजाइन को करने के लिए इन दो के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं कि ये अवेलेबिलिटी नंबर क्या होता है, और सर्वर सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इनकी एक मैं तुम्हें डेफिनेशन टाइप बता देता हूं, ताकि जब हम डायग्राम पे जाएं तो चीजें और अच्छे से हमें समझ में आए। तो अवेलेबिलिटी नंबर बेसिकली ये होता है कि कोई भी सर्विस तुम ले रहे हो
तो कितने टाइम तक वो सिस्टम रन करेगा बिना किसी दिक्कत के। मतलब अगर एबिलिटी नंबर का मतलब है कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो बिना डाउन जाए बिना कितने लंबे समय तक कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है, उसे कहते हैं एबिलिटी नंबर। तो एबिलिटी नंबर जो होती है हम इसे मेजर्ड करते हैं परसेंटेज में। मान लो कि कोई सिस्टम है, वो तुमसे कहे कि जो मेरा एबिलिटी नंबर है ना वो 90% है, तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम का डाउन टाइम जो है वो 10% है। अगर कोई सिस्टम या सर्विस ये कहे कि जो हमारा सिस्टम है वो एबिलिटी नंबर देगा 99%, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो डाउन टाइम है वो होगा 1%। ठीक है। तो एबिलिटी नंबर मतलब कि हमारा सिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो कितने पर्टिकुलर अप टाइम होगा। मतलब अगर 99% है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का डाउन टाइम 1% होगा। दूसरी टर्म आती है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी प्लस जो खरीद रहा है। तो मतलब सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है उसे सर्वर लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो ये बताता है कि हमारी जो सर्विस है उसका अवेलेबिलिटी नंबर क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, हमें अमेजन से कुछ एक सर्विस चाहिए, ठीक है। तो जब हम सर्विस ले रहे होंगे और जो अमेजन दे रहा होगा, तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि जो हमारी सर्विस है वो तुम्हें 99% अवेलेबिलिटी नंबर देगी। तो इसका मतलब ये है कि 1% हमारा डाउन टाइम है। और जितना जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, उनका जो डिफरेंस होता है ना, जो वो कैटेगरी जाती है वो 99% से 100% तक जाती है। तो ये अवेलेबिलिटी नंबर हम कैसे बेसिकली डिसाइड करते हैं। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है, ठीक है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैं अमेजन के पास गया, ठीक है, मैंने हमारा एग्रीमेंट एसएलए एग्रीमेंट हुआ। अमेजन ने मेरे को बोला कि जो हमारी सर्विस है वो 99% होगी अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या है, 99 का परसेंट का मतलब क्या है कि जो डाउन टाइम पर डे होगा ना वो 14.40 मिनट्स होगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक दिन में जो मिनट्स होती हैं वो होती हैं 1400 मिनट्स। मतलब अगर तुम घंटे 24 इंटू और उसे मिनट्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, इंटू 60, तो वो बैठता है 1440 मिनट्स। तो जो हमें जो पूरे दिन का जो अवेलेबिलिटी है वो होती है 1440 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अवेलेबिलिटी है उसका 99, तो इसका मतलब है 1% डाउन टाइम है। तो इसका 1%, 1440 का 1% हमारा होता है 14.40 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि जो डाउन टाइम होगा एक दिन में इस अवेलेबिलिटी नंबर के साथ इतना डाउन टाइम होगा। सेम वीक में इतना डाउन टाइम होगा, मंथ में इतना डाउन टाइम होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि ईयर में कितना डाउन टाइम होगा। मान लो कि हमने एक सर्विस ली और सर्विस ने हमें बोला कि 99% हमारी अवेलेबिलिटी है, तो ईयर में वो कितना डाउन जाएगा। तो एक ईयर में डेज होते हैं हमारे पास 365 अगर हम नॉर्मली देखें, और उसका 1% अगर डाउन जा रहा होगा तो उसका 1% होता है 3.65 डेज। तो इसका मतलब है अगर कोई सर्विस सर्विस प्रोवाइडर ये बता रहा है कि हमारी अवेलेबिलिटी 99% है, तो इसका मतलब है कि वो ईयर में 3.65 डेज के लिए डाउन गया होगा, ये जाएगा। वहीं अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर ये बताए कि हमारी जो सर्विस है 99.999 है, तो उस सिनेरियो में जो ईयर का डाउन टाइम होगा वो 5.26 मिनट्स होगा। तो इसका मतलब इस सारे चार्ट्स को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितना एबिलिटी के पीछे डॉट के बाद 99 लग रहे हैं, उतना ही जिस हिसाब से इंक्रीज कर रहा होगा उतना ही हमारा टाइम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। तो जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा डाउन टाइम कम हो रहा होगा हमारा। तो कोई भी सर्विस अच्छी कब होती है, जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, डाउन टाइम कम हो। तो उससे हम ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्विस की अवेलेबिलिटी नंबर अगर ज्यादा है तो उसका डाउन टाइम कम होगा। डाउन टाइम का मतलब है कि हमारा सिस्टम कम डाउन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी नंबर्स क्या होता है। अवेलेबिलिटी नंबर्स को हम बेसिकली परसेंटेज में देख रहे होते हैं, और एसएलए बेसिकली होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो जितना बढ़िया अवेलेबिलिटी नंबर उतनी बढ़िया सर्विस, और उसी के बेस पे डाउन टाइम हमारा उतना ही कम। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अवेलेबिलिटी नंबर और सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्यूपीएस क्या होता है ये,
और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट। तो कभी भी अगर तुम सिस्टम कुछ डिजाइन कर रहे हो इनिशियली, तो तुम्हें ये देखना पड़ता है कि उस सिस्टम पे कितनी हमें स्टोरेज चाहिए और उस सिस्टम का यूसेज क्या है। तो सबसे पहले टर्म्स आती है क्यूपीएस। ये क्यूपीएस क्या होती है? तो इसका मतलब होता है क्वेरी पर सेकंड, कि तुम्हारे सिस्टम में कितनी क्वेरी एक सेकंड के अंदर आएगी जिसे तुम डिजाइन कर रहे हो। सबसे पहले उसका तुम्हें एस्टिमेट लगाना होता है कि कितनी क्वेरी पर सेकंड तुम्हारे पास आएगी। दूसरा, कि कितना स्टोरेज तुम्हें चाहिए उस सिस्टम को बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने सर्वर चाहिए, कितना डाटाबेस चाहिए, डाटाबेस अगर चाहिए तो उसका साइज क्या होना चाहिए। वो सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये दोनों चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है, हमें बेसिकली सबसे पहले हमें एस्टिमेट देना है कि क्यूपीएस, अगर हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसका क्यूपीएस क्या होगा, और दूसरा कि हमारे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो हमारे पास कुछ एजम्पशंस रहती हैं जब भी हम किसी सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एजम्पशंस क्या है? हम एक, मान लो कि हम एक पोस्ट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें यूजर आएंगे, अपनी पोस्ट डाल लेंगे और दूसरे यूजर उनकी पोस्ट देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से मान लो जैसे फेसबुक का फीड वाला चैनल और पोस्ट वाला चैनल होता है, उसे हम एक अजप्शंस के रूप में ले रहे हैं और उसके बिहाफ पे हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने कुछ एजप्शंस मान के रखी है कि मान लो कि मेरे पास जो यूजर्स आएंगे, मंथली एक्टिव यूजर्स जो होंगे वो 500 मिलियन होंगे। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, उसमें से 50% मतलब आधी जो जनता है वो रोज यूज कर रही होगी उस वाले सिस्टम को, हमारे सिस्टम को। ठीक है, तीसरा हम अजप्शन लेके चलते हैं कि जो यूजर्स हैं वो 2 पोस्ट पर डे डाल रहे होंगे एन एवरेज में, कि जो भी एक्टिव यूजर्स हैं वो मान लो कि दिन में 2 पोस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, 10% जो पोस्ट है उसमें मीडिया है, मतलब जो ज्यादातर 90% पोस्ट होंगी वो टेक्स्ट मैसेजेस होंगे। 10% जो पोस्ट है उसमें मीडिया अपलोड हो रही होंगी, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोटो हो एक्सेट्रा। ठीक है, और जो डाटा हमें सेव करना है वो बस 10 साल का करना है, और 10 साल से पुराने हम डिलीट करते होंगे। तो हमारे पास असम्पशन क्या थी कि 500 मिलियन हमारे पास एक्टिव यूजर्स हैं, 50 डेली यूजर हैं और 50% डेली यूजर्स हैं। हर एक यूजर 2 पोस्ट डाल रहा होगा ऑन एन एवरेज, और 10% जो पोस्ट होंगी वो मीडिया की होंगी, और जो हम डाटा स्टोर कर रहे होंगे वो 10 साल तक के लिए कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक अजप्शंस हैं जिनके बिहाफ पे हमें क्वेरी पर सेकंड प्लस स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। तो जब भी हम क्वेरी पर सेकंड निकाल रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि एक सेकंड में हमारे पास कितनी क्वेरी आ रही होती है। तो जो आंसर जाता है वो हम सेकंड्स में देख रहे होते हैं कि एक सेकंड में हमारी कितनी क्वेरी हमारे सिस्टम के पास आ रही होंगी। तो शुरू करते हैं कि डेली एक्टिव यूजर्स हमारे पास 500 मिलियन थे। ठीक है, लेकिन उसमें से 50% डेली हम यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, 500 मिलियन का 50% निकाल दिया तो वो हो जाएगा 250, 250 मिलियन। 500 का आधा 250, तो 250 मिलियन एक्टिव यूजर्स हमारे सिस्टम को यूज कर रहे होंगे। अब उसके बाद हमें क्यूपीएस निकालना है। तो क्यूपीएस कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जितने एक्टिव यूजर्स हैं वो हर एक जो यूजर्स होगा वो 2 पोस्ट कर रहे होंगे एक दिन में। तो 250 मिलियन एक्टिव यूजर्स 2 पोस्ट कर रहे होंगे एक दिन में। तो हमने 2 पोस्ट डिवाइड बाय 24 आवर्स मतलब एक दिन के, और फिर डिवाइड बाय 360 सेकेंड्स, एक दिन में हमारे पास जो क्वेरी आ रही होंगी वो अराउंड 5800 के अराउंड आ रही होंगी एक सेकंड में। एक्टिव यूजर्स जितनी वो पोस्ट डाल रहे हैं, दिन से डिवाइड कर लिया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो एक्टिव पोस्ट की जो क्वेरी आ रही होंगी वो 5800 अराउंड आ रही होंगी पर सेकंड। ठीक है, एक टर्म हमारे पास होती है पी क्यूपीएस। तो मतलब हमने एक एस्टिमेटेड दे दिया क्यूपीएस का। अगर हमें इसका पीक बताना हुआ तो हमेशा जो फॉर्मूला रहता है पीक का वो ये रहता है कि तुम्हारी जो क्वेरी पर सेकंड आती है उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा पीक होगा। कि ऑन एन एवरेज तुमने सारे डाटा का ये निकाल लिया, और अगर तुम्हें हाईएस्ट चाहिए तो उसका दुगना कर लो बस। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर तुमसे कोई कभी पूछे कि पी क्यूपीएस बताओ मेरे इस क्यूपीएस का, तो डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके हिसाब से हमने ये देख लिया कि हमारी कितनी क्वेरी पर सेकंड आएगी। अब उसके बिहाफ पे हम अपने सर्वर्स और जो बाकी की चीजें हैं उसके हिसाब से हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं डिजाइनिंग। जो दूसरा होता है स्टोरेज रिक्वायरमेंट, कि हमें कितनी स्टोरेज चाहिए इस सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा डाटा है वो कितना हमें चाहिए, और
उसके बिहाफ पे हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा डाटाबेस रखना है या कौन सी सर्विस से हमें डाटाबेस चाहिए। तो जो हमारे पास पोस्ट थे, हम उसका डाटा एक बार लेके चलते हैं कि एवरेज पोस्ट साइड क्या होगा। तो जो हमारा टैक्स है, मान लो कि हम ये लेके चल रहे हैं, हमारा जो टैक्स होगा वो 100 बाइट्स का होगा। हम जो अपने डिजाइन कर रहे होंगे उसमें हम एक लिमिट डाल देंगे कि टैक्स इससे बड़ा ना हो। तो मान लो कि हमारे पास 100 बाइट का टैक्स आ रहा है। और जो मीडिया है हम लेके चल रहे हैं कि 1 MB की हम मीडिया अपलोड करा रहे होंगे, उससे ज्यादा हम कंस्टेंट डाल रखा है। तो अजप्शन के बेस पे हम लेके चल रहे हैं कि हमारा टैक्स का जो साइज होगा वो 100 बाइट होगा और जो मीडिया होगी वो 1 MB होगी। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास पोस्ट का साइज है, तो हम देखते हैं कि मीडिया कितनी स्टोरेज हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 250 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे जो डेली यूज कर रहे थे, वो 2 पोस्ट कर रहे थे पर डे। तो हमारे पास 250 मिलियन पीपल 2 पोस्ट कर रहे थे। जो 2 पोस्ट हैं, क्योंकि पोस्ट सिर्फ जितनी भी पोस्ट हैं उसके 10% में ही हमारे पास मीडिया होगा, तो हम उसका 10% निकाल रहे होंगे। जो मीडिया का साइज था वो 1 MB था, इसलिए 1 MB से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो 250 मिलियन एक्टिव यूजर्स, डेली 2 पोस्ट हो रही है एवरेज। जो मीडिया थी उसका 10% में मीडिया होगी और मीडिया का साइज 1 MB। तो ये कैलकुलेट जब हम कर रहे होंगे तो अराउंड 40 TB पर डे का हमें डाटा चाहिए जो हमारा स्टोर हो रहा होगा। ठीक है। अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि पर डे हमें इतना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें डाटा स्टोर करना है 10 साल के लिए, तो हम जाएंगे कि हमें 10 साल में कितनी स्टोरेज चाहिए। तो पर डे के डाटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। ये हो गया 1 साल का। उसके बाद हमें 10 साल का करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 110 TB। तो इस तरीके से हम सबसे पहले जब भी हमारे पास कुछ असम्पशंस होती हैं कि हमें डिजाइन करना होता है, तो हमें क्वेरी पर सेकंड निकालनी होती है। उसके बिहाफ पे हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कितने सर्वर्स हमें चाहिए, कितने हमें सर्विसेज चाहिए। और उसके बाद हम दूसरी चीज निकाल रहे होते हैं स्टोरेज रिक्वायरमेंट, कि कितना डाटा हमारे पास होगा डेली या फिर जितने भी ईयर तक हमें रखना है। उसके बिहाफ पे हम अपना डाटाबेस फिर चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा डाटाबेस चाहिए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे, जिसमें हमने डिस्कस करा कि वेब टायर क्या होते हैं, उनके आर्किटेक्ट देखे, डाटा सेंटर्स देखे, मैसेज क्यू देखे, लॉगिन मैट्रिसेस ऑटोमेशन टूल्स देखे, अवेलेबिलिटी नंबर क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है। और उसके बाद हमने ये डिसाइड करा कि अगर हम कुछ सिस्टम बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम की QPS क्या होगा, पीक QPS क्या होगा, स्टोरेज कितनी हमें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सारी चीजें हमने देखी।